जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023, जिसमें साथी आज है 17 मई और आज हम देखेंगे 17 मई की सभी शिफ्टों के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले दिन यानी कि जो कल आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। साथ ही आज कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम है उस पे किस तरह से क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और हम आपको दिखाएंगे कि इस क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन दोबारा से पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम एसएससी एमटीएस का रह गया है तो उनके लिए ये क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। सारे के सारे बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, काबिल बनना है, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद आता है। आप समझ रहे होगी, यदि आपको आगे बढ़ना है तो एक दो जो वो बीच के ब्रेकर आते हैं, यानी कि जो एक दो परीक्षाएं आती हैं जिनमें आप लोग फेल हो जाते हैं, उनसे आपको रुकना नहीं है। उनसे, क्योंकि कहा है कि मिठाई जब खाएंगे तो आप ऐसे नॉर्मली मिठाई खा लेंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा। यदि आप मिर्ची खाने के बाद मिठाई खाते, जब आपको तीखा लगता है तो आप मिठाई ढूंढते, मम्मी मिठाई कहाँ है, तो इस तरह से जब आप मिर्ची खाने के बाद मिठाई खाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। देखो, यदि आपको असफलता के बाद सफलता मिलेगी तो आप बच्चों को आगे चलकर बता सकते हैं कि हमने किस प्रकार कठिनाइयों से सफलता प्राप्त की है। तो आप लोग इसलिए आप उनके लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसलिए आपको काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा, ठीक है, गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद आता है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न साथी आपसे पूछा गया था, 1875 में दक्कन का विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो 1875 में, जो आपका 1875 1875 में दक्कन का विद्रोह हुआ था, ये किस राज्य में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो आप सभी को पता होगा, कुछ इस तरह से भारत का मैप है और यहाँ पर कुछ दक्कन का पठार पाया जाता है। क्या है? यहाँ पर दक्कन का पठार पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दक्कन के पठार की अगर बात करें तो मोस्टली जो इसका हिस्सा है वो कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे, दक्कन के पठार का जो विद्रोह हुआ था, दक्कन का विद्रोह, ये 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था। और याद रखेंगे 1875 का वो महीना था मई और जून का। इस समय यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया था। क्यों किया था? तो यहाँ की जो सरकारें थीं, पुणे और सतारा की जो सरकारें थीं, इन लोगों ने किसानों पर एक्स्ट्रा टैक्स कर डाल दिए थे। और उस समय किसानों की जो भूमि थी, जो फसल थी, वो भी खराब हो चुकी थी और एक्स्ट्रा करके चलते किसानों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, ठीक है। याद रखेंगे 1875 का दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के बारे में, तो साथी इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग प्रथम ने। दंती दुर्ग प्रथम नामक एक शासक था, उसके द्वारा 735 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे 735 ईसा पूर्व में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। तो दंती दुर्ग प्रथम 735 ईसा पूर्व में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। इसके अलावा आपने राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में सुना होगा कृष्ण प्रथम के बारे में। किसके बारे में? यदि आपने कृष्ण प्रथम के बारे में सुना है तो इन्होंने जो मंदिर बनवाए थे उनमें से एक प्रसिद्ध मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। साथ ही ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एक ही पहाड़ी को काटकर बनवाया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी एसएससी आपसे पूछता है। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आपका राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, ठीक है। और 735 ईसा पूर्व में दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। कौन से वंश की? राष्ट्रकूट वंश की। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथी आपसे कह रहा था, वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी कि एक जिंदगी पूर्ण नहीं है, ये पुस्तक किसने लिखी है। इस तरह से पुस्तक आई, क्वेश्चन आया था कि वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो आप लोग याद रखेंगे, जो वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक है साथी, ये लिखी है आपके नटवर सिंह ने। किसने? नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सर इनके बारे में क्यों याद रखना है? तो याद रखेंगे, नटवर सिंह जो थे ये एक प्राचीन आईएफएस अधिकारी है। क्या है? रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी, मतलब इन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और इसके बाद नटवर सिंह भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं नटवर सिंह। आईएफएस नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग। इनकी पुस्तक लिखी है वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी कि इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसकी पुस्तक है? भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा था मोतीलाल नेहरू किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। कह रहा है जो मोतीलाल नेहरू थे साथी, इन्होंने किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो, जब गांधी जी ने आपका एक आंदोलन चलाया था, सभी को पता होगा कौन सा, असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे राजनेता थे, उन्हीं में से मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे जिन्होंने वकालत छोड़ी थी। इस दौरान कौन कौन से राजनेता थे जिन्होंने वकालत छोड़ी थी? तो सबसे पहले नाम आता है सी आर दास का। किसका? सी आर दास। साथी इनको जानते हैं चित्तरंजन दास के नाम से, ठीक है। सी आर दास या चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे जो राजनेता थे, इन्होंने क्या कर दी थी? अपनी वकालत छोड़ दी थी। यानी कि इससे पहले ये वकील हुआ करते थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करनी है, तो इस दौरान जो ये बड़े बड़े राजनेता थे, इन सभी ने वकालत छोड़ दी। उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोतीलाल नेहरू इन्हीं में से एक थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ी थी, ठीक है। तो हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ ले कि सी आर दास ने किस आंदोलन में छोड़ी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन में वकालत छोड़ी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में वकालत छोड़ी। तो इन सभी का राइट आंसर आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो कि गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है उगादी त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है। बात करेंगे उगादी त्योहार के बारे में, तो यह आप लोग याद रखेंगे, ये दक्षिण भारत, जो अपना दक्षिण भारत है, इसका एक राज्य है आंध्र प्रदेश, और इसी आंध्र प्रदेश में नए साल के रूप में उगादी त्योहार को मनाते हैं। कौन सा? उगादी त्योहार। साथ ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस उगादी त्योहार को याद रखेंगे, जो चैत्र माह होता है, उगादी त्योहार याद रखेंगे, ये जो हिंदू कैलेंडर है, लोनी कैलेंडर, हिंदू लोनी कैलेंडर, इसका जो चैत्र माह का पहला दिन होता है, कौन सा? आप लोग याद रखेंगे, चैत्र माह। कौन सा? चैत्र माह। चैत्र माह का जो पहला दिन होता है, उसी दिन मनाते हैं हम क्या? उगादी त्योहार। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी एमटीएस में ये पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पहल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कह रहा है जो पहल योजना ऐसा थी, ये किस मंत्रालय ने शुरू की थी। तो आप लोग याद रखेंगे, जो ये पहल योजना है, इसकी शुरुआत की थी साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। साथ ही इसने ही क्यों शुरू की थी, तो याद रखेंगे, इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी, जो आपको गैस सिलेंडर दिए जाते थे, इन पर पहले सब्सिडी आती थी। क्या आती थी? सब्सिडी। और इसी सब्सिडी को देने के लिए क्या किया था भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। सर, इसकी शुरुआत हुई कब थी? तो 1 जून 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इससे सब्सिडी से मतलब क्या होता है, जो जब भारत सरकार, जब कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं सरकारी, उसमें से जो पैसा आपको कुछ वापस दिया जाए आपके खाते के माध्यम से, ठीक है। आपसे पहले पूरा पैसा ले लिया जाए, उसमें से कुछ हिस्सा आपको वापस दिया जाए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। तो ये योजना पहल चलाई थी आपकी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, और इसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में इसके क्या हैं? इसके मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वर्षा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसको मापने वाला यंत्र जो होता है उसे हम हेटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? हेटोमीटर। या तो आपको हेटोमीटर ऑप्शन में दिया होगा, या इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया होगा रेन गॉग के बारे में। किसके बारे में? रेन गॉग के बारे में। इसमें क्या होता है, एक रेन गॉग होता है, एक कीपाकार आकृति का एक रखा जाता है, उसके अंदर पे वर्षा इसके माध्यम से वर्षा की बूंदें यहाँ पर अंदर सबमिट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्षा की बूंदें संचित हो जाती हैं, तो वो होता है रेन गॉग। इसके अलावा एक हेटोमीटर भी होता है, वो केवल सीधा का सीधा बना हुआ आता है, इस तरह से पूरा बना हुआ आता है और यहाँ पर बूंदें आपकी संचित होती हैं। ठीक है, या तो हेटोमीटर ऑप्शन दिया होगा या आपको रेन गॉग दिया होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्षा जो आपकी होती है उसको मापने वाले ये यंत्र होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है डूरंड कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे, जो डूरंड कप है इसकी शुरुआत साथी 1888 में हुई थी। साथी जो डूरंड कप है, याद रखेंगे, ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1888 में पहली बार डूरंड कप की शुरुआत हुई और एशिया की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसको भी याद रखेंगे। वर्तमान में 2022 में इसका 131वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसको बेंगलुरु एफसी ने जीता है। सर, किसे हराकर जीता है? तो मुंबई सिटी एफसी को हराकर जीता है बेंगलुरु एफसी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो बेंगलुरु टीम है, ये आपकी सुनील छेत्री की टीम है और पहली बार इसने खिताब जीता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित है। कह रहा है जो सत्यनारायण शर्मा है ये किस नृत्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इनका पूरा नाम है साथी, पूर्ण नाम है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, और इनको शॉर्ट में सत्यम नाम के से जाना जाता है। किस नाम से? सत्यम नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। ये भारत के कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध डांसर हैं। ठीक है, कौन से नृत्य से संबंधित हो जाएंगे? तो कुचिपुड़ी से।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा था टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। देखो ये टोक्यो ओलंपिक जो था ये 2020 के क्रम का था, लेकिन कोरोना के कारण 20 में नहीं हो पाया था, इसलिए 21 में हुआ था और भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते थे। कितने? 7 पदक। 7 पदक में एक आपका स्वर्ण था, 2 सिल्वर थे और 4 कांस्य थे। स्वर्ण किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने? नीरज ने। और 2 सिल्वर किसने? एक मीराबाई चानू ने जीता था, मीराबाई ने। ठीक है, इसके अलावा एक किसने जीता था? तो रवि दहिया ने। किसने? रवि दहिया ने। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और 4 कांस्य कौन कौन थे? एक आपका बजरंग पूनिया का था, एक आपका पीवी सिंधु का था, इसके अलावा एक आपका टीम के रूप में था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये 4 कांस्य, 2 सिल्वर, 1 पदक सहित कुल कितने पदक? 7 पदक जीते थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार कौन से अधिनियम से दिया गया। देखो जो हमारी बहनें होती हैं, पहले क्या होता था कि जो पिता की संपत्ति है उस पर केवल बच्चों का यानी कि जो लड़के होंगे उनका ही अधिकार होगा, लेकिन भारत सरकार ने एक अधिनियम लाई थी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। क्या लाई थी भारत सरकार? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लाई थी। इसमें संशोधन करते हुए भारत सरकार ने 2005 में बेटियों को प्रॉपर्टी के मामले में बराबर अधिकार दे दिया। यानी कि यदि एक पिता की एक पुत्र एक पुत्री है तो उसको अब वर्तमान में 2005 के अधिनियम के दौरान उस पिता की जो संपत्ति होगी उस पर बराबर पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो अधिनियम कौन सा था? 2005 का अधिनियम था। अधिनियम का नाम क्या था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था। इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे वर्तमान में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है इसको पहले कलिंग के नाम से जानते थे। जो प्राचीन काल में आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है इसको कलिंग के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। और इस समय जब कलिंग की जो राजधानी थी वो आपकी तोसाली थी। क्या थी? कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसाली थी। देखो जब अशोक ने आक्रमण किया था तो अशोक ने 261 बीसी में किया था। कब किया था? 261 बीसी में। और इस समय कलिंग की जो राजधानी थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्या थी? ये आपकी तोसाली थी। और कलिंग का जो राजा था वो था अनंत पद्मनाभन। क्या नाम था? अनंत पद्मनाभन कलिंग का राजा था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गोपुरम के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया। तो याद रखेंगे जो गोपुरम के मंदिर है ये 2 वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। सबसे पहले गोपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव वंश के राजाओं ने। किसने? पल्लव वंश के राजाओं ने। ये था 12वीं और 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत में जो गोपुरम के मंदिर हैं ये पल्लव वंश के राजाओं ने 12वीं 13वीं शताब्दी में बनवाए थे। इसके अतिरिक्त जो अंतिम रूप था इनका, इन मंदिरों को जो अंतिम रूप प्रदान किया है वो प्रदान किया है आपके पांडव वंश के राजाओं ने। ठीक है, किसने किया है? पांडव वंश के राजाओं ने अंतिम रूप प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अंतिम रूप पांडव वंश के राजाओं ने तथा शुरुआत किसने की थी? तो पल्लव वंश के राजाओं ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रतिवर्ष अभियंता दिवस, अभियंता दिवस का मतलब क्या होता है? इंजीनियर्स डे। क्या होता है? इंजीनियर्स डे। कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। साथ ही हम प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर्स डे। क्या मनाते हैं? इंजीनियर्स डे। इसी को कहते हैं अभियंता दिवस। क्यों मनाते हैं? तो याद रखेंगे भारत के एक इंजीनियर हुए मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया। क्या है? मोक्ष एमजी विश्वेश्वरैया करके इनका नाम था। इनको शॉर्ट में कहते थे एमजी विश्वेश्वरैया, यानी कि मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया इनका नाम था। ठीक है, बहुत कठिन नाम है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और 15 सितंबर को हम भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए आया था आपका। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, इस अधिनियम के तहत आपके भारत सरकार ने क्या किया था? एक संशोधन किया था जिसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? जो अनुच्छेद 21 था उसमें ए पार्ट जोड़ा गया और इसमें क्या किया? तो भारत ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया साथी? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। और आर्टिकल 21 में आपका संविधान में क्या है? भारत में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। पहले ये कहां पर था? तो पहले ये डीपीएसपी में था। कहां पर? पहले डीपीएसपी में था और अनुच्छेद इसका पहले 45 हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 45। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया था। यदि आपने अभी पिछली क्लास से 2-3 दिन पहले देखी थी तो आप याद रखेंगे हमने इस क्वेश्चन को आपको करवाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने आपको करवाया था, उसमें बताया था कि एक व्यक्ति और है जिसको सिंगल रूप में नोबेल मिला है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से मैंने कहा था, तो उसका नाम है चिकित्सा का क्षेत्र में, या फिर इसी को कहते हैं मेडिसिन का क्षेत्र। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मेडिसिन का क्षेत्र। तो चिकित्सा का क्षेत्र या मेडिसिन के क्षेत्र में स्वंते पाबू नामक व्यक्ति है, इनको 2022 में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, और इससे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो एनी एनॉक्स को मिला है। ठीक है, ये एक फ्रांसीसी राइटर है। फ्रांसीसी राइटर कौन? एनी एनॉक्स। तो इनको साहित्य का मिला है, जबकि जो आपका चिकित्सा का नोबेल है या फिर मेडिसिन का नोबेल है वो स्वंते पाबू को मिला है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है।
देखो भारत सरकार का जो एक आयोग है नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट जो जारी की है 2022 में, इस जारी रिपोर्ट में आपको बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया है। क्या बताया है? बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया है नीति आयोग ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको। जबकि जो केरल है यहाँ पर सबसे कम गरीबी है, अर्थात यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। चाहे ऐसा कह लो कि हम गरीब हैं या फिर कह लो कि हम अमीर नहीं हैं, ठीक है। तो केरल में सबसे कम गरीबी है, यानी कि वहाँ के लोग अमीर हैं, जबकि बिहार सबसे गरीब राज्य है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था खजुराहो महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखेंगे जो खजुराहो महोत्सव है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो खजुराहो का जो महोत्सव है वो यहीं पर होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो छतरपुर है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। और मनवाता कौन है, यानी कि इसका संचालन कौन करता है? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी है, एक अकेडमी है जिसका नाम है अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी। इसके द्वारा प्रतिवर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर में किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो जो अब बात की जाए अन्नपूर्णा देवी की, तो ये भारत की प्रमुख महिला संगीतकार हैं। क्या है? भारत की एक प्रमुख महिला संगीतकार हैं। और ये सुरबहार नामक एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? सुरबहार नामक एक वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाने से संबंधित थी। सर सुरबहार क्या होता है? तो जो सुरबहार होता है ये एक सितार का ही बड़ा रूप होता है। क्या होता है? सितार को जब हम बड़ा कर देते हैं तो उसको सुरबहार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सुरबहार है ये कौन बजाती थी? अन्नपूर्णा देवी बजाती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था साथी पत्तियों में स्थित मध्य भाग को क्या कहा जाता है? देखो जो पत्तियां होती हैं वो 3 भाग में बटी होती हैं। क्या है? पत्तियां जो होती हैं ये आमतौर पर कितने भागों में बटी होती हैं? तो याद रखेंगे 3 भागों में। और इन 3 भागों में कौन कौन से? सबसे पहले पत्र आधार होता है, इसके अलावा पत्र वृंद होता है और पत्र फलक होता है। देखो ये तो हिंदी के नाम थे, ठीक है, ये हिंदी के नाम थे। क्या है? पत्र आधार, पत्र वृंद और पत्र फलक, ये हिंदी में इनको कहा जाता है। जबकि जो इसका मध्य भाग है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको हम इंग्लिश में पेटियोल कहते हैं, या फिर इसको मध्यसरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो पेटियोल कहेंगे या फिर मध्यसरा कहेंगे। इनमें से कोई ना कोई आपको 3 में से कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा। देखो या तो आपको पत्र वृंद दिया होगा, या तो आपको पेटियोल दिया होगा, या फिर आपको मध्यसरा दिया होगा, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन है? साथी इंडिया एट रिस्क पुस्तक जो है ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके जसवंत सिंह की पुस्तक है। किसकी? जसवंत सिंह की। देखो अभी हमने आपको बताया था नटवर सिंह भी आपके पूर्व विदेश मंत्री हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जसवंत सिंह जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं, इनकी जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? तो इंडिया एट रिस्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंडिया एट रिस्क पुस्तक किसकी है? आपके भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं जसवंत सिंह की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बास्केटबॉल मैच के दौरान कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? देखो बास्केटबॉल जो खेल है ये एक टीम का खेल है। कैसा है? टीम का खेल है, यानी कि टीम के रूप में बास्केटबॉल खेला जाता है। और इसमें से प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी सक्रिय रहते हैं, यानी कि 5-5 खिलाड़ी सक्रिय रहते हैं। और इनमें से जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचा जो घेरा बनाया जाता है, इस तरह से 10 फुट ऊंचा घेरा बनाया जाता है। तो इसी घेरे में लोग क्या करते हैं, ये खिलाड़ी अपनी बॉल डालते हैं, इसके साथ अंक अर्जित करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बास्केटबॉल एक टीम खिलाड़ी है जिसमें 5 खिलाड़ी रहते हैं। और इसकी जो हाइट होती है गोल पोस्ट की वो 10 फीट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मर्डेका कप। क्या कह रहा है साथी? मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मर्डेका कप आपका एक फुटबॉल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। किसका? फुटबॉल का। याद रखेंगे किसका हो जाएगा? फुटबॉल का। और हमने आपको बताया था कि जो फुटबॉल होता है इसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक ट्रिक भी बताई थी आपको SCF करके, ठीक है। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आप याद रखेंगे, इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। जबकि मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त फुटबॉल में क्या क्या खेला जाता है तो अभी हमने डिस्कस किया था, डूरंट कप, इसके अलावा संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, सुब्रतो कप, ये जो ट्रॉफियां हैं ये सारी की सारी फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो आपका कह रहा है अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है किस अनुच्छेद में? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी। अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धार्मिक शिक्षा या भाषा के आधार पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसी के माध्यम से अपनी भाषा में या फिर धर्म के रूप में अपनी शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कई बार क्वेश्चन किया है इसको। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। जबकि 1881 में आपकी वैज्ञानिक आधार पर जो वर्तमान में जनगणना की जाती है वो 1881 में हुई थी। और इस समय वायसराय कौन था? रिपन था।
और एक क्वेश्चन कल और पूछा गया था कि जनगणना का एक्ट कब आया था, यानी कि अधिनियम कब आया था। तो ये अधिनियम आया था 1948 में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, जनगणना अधिनियम 1948। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है हवा महल का निर्माण किसने कराया था। तो बात करेंगे हवा महल के बारे में, तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। कहां पर? जयपुर में स्थित है हवा महल। और हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में, 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और इस समय राजा कौन था? तो सवाई प्रताप सिंह थे। कौन थे? आपके राजस्थान के जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह। और इनके जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद, ठीक है, लालचंद उस्ताद इनके वास्तुकार थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन छुपा रुस्तम हो सकता है अगली शिफ्टों में, इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। लालचंद उस्ताद जो थे ये हवा महल के क्या है? वास्तुकार हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस ऐतिहासिक शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। बात करेंगे कौन सा ऐसा शासक था जिसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो याद रखेंगे जो कुषाण वंश था, जो कुषाण साम्राज्य था, इसका सम्राट था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और इसी कनिष्क ने आपके देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। किसकी? देवपुत्र की, यानी कि देवताओं का पुत्र, ठीक है। और जो कनिष्क है इसको हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते थे। कौन से नाम से? सेकंड अशोक के नाम से किसे जानते थे? क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखेंगे कनिष्क को। और इसके जो प्रथम शताब्दी थी कनिष्क के शासनकाल में आपकी भारत में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी आपकी चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो कंचनजंगा है ये भारत के सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और आपका नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2022 में योग दिवस की थीम क्या थी। इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे या तो हिंदी में दिया होगा मानवता के लिए योग, क्या दिया होगा? मानवता के लिए योग, या फिर इंग्लिश में भी आपको दिया होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। क्या दिया होगा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग 2022 की थीम थी, ठीक है। और जो आपका योग दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, ठीक है। और प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो क्योंकि 21 जून को भारत में आपका सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में, इसीलिए यहां पर क्या मनाते हैं? आपका योगा दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बंधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इस तरह से भी क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे ये बंधावन जो बंदरगाह है अक्सर कम चर्चा में रहा है, लेकिन हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि यहां पर सर्वाधिक कंटेनर रखने का आपका रिकॉर्ड बन चुका था। क्या था? जो आपके कंटेनर आते हैं उस समुद्र के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से जो सर्वाधिक कंटेनर रखे गए थे वो बंधावन बंदरगाह में रखे गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था। और महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंटेनर के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो हम डिस्कस करेंगे तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चनों को। तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। किसको कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। किसको साथी? लता मंगेशकर को मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत की स्वर कोकिला या फिर राग की रानी। राग की रानी मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। सर किसने कहा था? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पीटी नेहरू ने इन्हें भारत की कोकिला कहा था। क्या कहा था? भारत की स्वर कोकिला किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। क्या पूछा था? याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछा था, इसको याद रखेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का नाम बदलकर की गई थी, ठीक है। जो इससे पहले राजा राममोहन राय ने 1815 में एक सभा की निर्माण किया था जिसका नाम था आत्मीय सभा, और इसी आत्मीय सभा को 1828 में इन्होंने क्या कर दिया? ब्रह्म समाज कर दिया, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। ये भारत के पूर्व हॉकी कप्तान थे। क्या है? भारत के पूर्व हॉकी कप्तान है, यानी कि हॉकी खेल से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। और 29 अगस्त को, ये भी याद रखेंगे, 29 अगस्त को इनके जन्मदिवस पर क्या मनाते हैं हम? इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और इस दिन खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 1936 में इन्होंने बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो याद रखेंगे 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का जनसंख्या घनत्व आया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो ये आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है, इसमें कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? 382, ठीक है, याद रखेंगे। 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 382 व्यक्ति रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है जनसंख्या के मामले में। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र का स्थान आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था 1986 में कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्म भूषण किसे दिया गया था। क्या कह रहा है? पद्म भूषण। पद्म भूषण की बात करें किसे दिया गया था, तो ये मिला था कला के क्षेत्र में आपके उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर। क्या है? उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर को मिला था कला के क्षेत्र में
1986 में क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा 1986 में पद्म विभूषण मिला था किसको? तो याद रखेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था आपके पंडित बिरजू महाराज को। किसको? पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था रेगुर मिट्टी किस अन्य नाम से जानी जाती है? जो आपकी रेगुर मिट्टी होती है, कैसा थी? आपकी जो रेगुर मिट्टी होती है इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे दक्षिण भारत का जो केरल राज्य है, यहाँ पर इसको जो काली मिट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी से। और इस मिट्टी का जो विस्तार है ये सर्वाधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। इसलिए आपको पता होगा जो काली मिट्टी होती है कपास के उत्पादन में सबसे अच्छी होती है, इसलिए जो महाराष्ट्र है ये आपका कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था ज्वालामुखी के अंदर जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? देखो, जैसे कोई ज्वालामुखी है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक ज्वालामुखी अंदर तैर रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी में अंदर जो मैग्मा तैर रहा है, जब ये ज्वालामुखी मार्ग से बाहर आ जाएगा, ठीक है, जब ये ज्वालामुखी मार्ग से बाहर आकर इस तरह से यहां पर फैल जाएगा तो इसको हम जानेंगे लावा के नाम से। किस नाम से? लावा के नाम से। यदि देखो ज्वालामुखी के अंदर का मैग्मा है, जो अंदर है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जबकि ये जो बाहर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था भारत में तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो याद रखेंगे जो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखो राष्ट्रपति से बाद में कौन होता है? सबसे पहले इस तरह से क्रम याद रखेंगे, आपका सीडीएस होता है, सीडीएस के ऊपर होता है आपका रक्षा मंत्री। क्या होता है? रक्षा मंत्री। ठीक है, सीडीएस के ऊपर रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री के ऊपर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर रक्षा मंत्री, फिर सीडीएस। इसके अलावा आपका एयर चीफ मार्शल आता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एयर के लिए एयर चीफ मार्शल, और थल सेना के लिए थल सेना प्रमुख, और वायु जल सेना के लिए यानी नौसेना के लिए एडमिरल हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में जो के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था, ये मौलिक अधिकार बन चुका है। जबकि अनुच्छेद 23-24 में आप क्या है? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, कब हुआ था? तो 1761 में लड़ा किस किसके मध्य गया था? तो एक तरफ मराठा सरकार थी, क्या थी? मराठा सेना थी, और दूसरी तरफ थे आपके अफगान सैनिक थे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो इसमें अफगानिस्तानी जीत जाते हैं और मराठा हार जाते हैं, और इसी दौरान जो मराठा थे वो दिल्ली छोड़कर, यानी कि दिल्ली से इनका कब्जा हट जाता है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो मराठाओं के लिए अंतिम युद्ध था जो दिल्ली से हारे थे, तो वो था आपका कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें मराठा सम्राट और आपकी अफगान साम्राज्य दोनों सेनाएं आपस में लड़ी थी और अफगानिस्तानी सेनाएं जीत गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है, सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर देंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आपसे निवेदन है कि यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको क्लास टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहता है कि क्लास कितने टाइम होगी, कब होगी, तो इस तरह से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यदि आप अभी तक नए हैं तो देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल। जय हिंद।